प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से करते होंगे, पर आज हम उससे भी पहले का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न भी बनते हैं। तो पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसीलिए आप पहले वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है, यानी कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। पास्ट की स्टडी ही हिस्ट्री कहलाती है। तो ये तो हुआ इतिहास किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अक्सर आप जो इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जो इतिहास है वो आप 3 भागों में पढ़ते होंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पर जो ये इतिहास का भाग आता है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। पर जो इतिहास है इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास है ना, ये ऐतिहासिक काल में आता है। इससे पहले का भी इतिहास है, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता है, वो आधे ऐतिहासिक काल में आती है। इससे पहले का जो काल है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें आदि मानव के बारे में, यानी कि हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे हम आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया ना कि जो इतिहास है इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें पाषाण काल आता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये आती है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें प्राचीन भारत, आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद, ये सब जितने भी वंश हैं ये सब इसमें आएंगे प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये ऐतिहासिक काल में आते हैं। इनसे पहले का भी इतिहास है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, किसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। मतलब कि इस काल में जो मानव था वो किसी भी लिपि के बारे में नहीं जानता था, वो ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे कि पाषाण काल, ताम्र काल। पाषाण काल जो कि पत्थरों का युग हुआ, आदि मानव का युग। ताम्र काल जबकि तांबे की खोज हुई। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसमें क्या है कि लिपि से तो परिचित थे, मतलब कि उस समय के जो मानव थे वो लिपि से तो परिचित थे, पर वो जो लिपि उन्होंने लिखी है ना वो हम पढ़ नहीं सकते। जो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, उस समय की हमें लिपि मिली है। मतलब कि उस समय वो लोग लिपि से तो परिचित थे, वो अपने आप लिखते तो थे और उस समय के लोग उसको समझते भी होंगे, पर उनकी लिपि को हम नहीं समझ सकते। इसीलिए ये आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें उस समय के मानव लिपि से परिचित थे पर उनकी लिपि को हम समझ नहीं सकते। तो वो हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता होगी। उसके बाद का आता है ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित थे और वो लिपि पढ़ी जा सकती है। मतलब कि इस समय के जो मानव थे वो किसी न किसी लिपि से भी परिचित थे और जो उन्होंने लिखा है उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो इसी को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें प्राचीन काल आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, मुगल वंश ये सब। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आता है। ये सब ऐतिहासिक काल में है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ना, इसीलिए मैंने इसे डायग्राम से अब हम आगे देखते हैं। तो ये पूरा डायग्राम हमने समझ लिया। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी भी प्रकार की लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि इसे भी समझने की दृष्टि से आगे 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो बहुत ही लंबी काल अवधि है। तो इसे भी पढ़ने की दृष्टि से आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्र काल। तो ताम्र काल तो बहुत छोटा सा काल है, इसे तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। पर जो पाषाण काल है ये बहुत बड़ी काल अवधि है। तो इसे भी आगे समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए,
इतिहास को समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। तो जो ये प्राचीन भारत है ना, इसी प्राचीन भारत का इतिहास ही है जो हम पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल और आधि ऐतिहासिक काल इसी प्राचीन भारत का इतिहास है। पर ये इतनी लंबी काल अवधि है ना कि इसको समझने की दृष्टि से आगे भागों में बांटा गया है। तो जो प्राचीन काल का इतिहास है, पाषाण काल और ताम्रकाल, ये बहुत बड़ी काल अवधि है। आगे हम देखेंगे कि इसका समयकाल बहुत लंबा रहा है। तो पाषाण काल को भी समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंग्लिश में है, पूरा पाषाण काल को कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड और नव पाषाण काल को न्योलिथिक पीरियड। तो ये है पाषाण काल। तो अब हम एक एक करके पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने जो डायग्राम में समझा ना प्रागैतिहासिक काल, वही मैंने लिखा है कि इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। उस समय के अवशेषों से ही हमें ये सारी जानकारी मिली है, हमें किसी भी प्रकार की लिपि नहीं मिली है। और अध्ययन की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। और आगे पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो पाषाण काल है, इसकी खोज किसने की थी? मतलब कि ये था तो पहले, लेकिन खुदाई से पता कब चला था? तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम कब पता चला था? तो 1863 ईस्वी में पता चला था, खुदाई के दौरान। तो भूवैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता किया था पाषाण काल के बारे में। उसके बाद एक और चीज याद रखना कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्रकाल। और जो पाषाण काल है, इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम एक एक करके इन तीनों कालों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो देखिए, कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो जो ये काल अवधि है, ये अलग अलग बताई गई है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग बताया। कईयों ने शुरुआत में लिखा है कि अननोन है, मतलब कि पता ही नहीं कब से शुरू हुई और 12,000 ईसा पूर्व तक चली आ रही है। पर ये जो काल अवधि है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। मतलब कि ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। और आपसे एग्जाम में डेट नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको समझने की दृष्टि से बताया है, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है। और अलग अलग किताबों में हो सकता है ये डेट में अंतर मिले, इसलिए आप डेट पर मत ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी। बस आपको समझने की दृष्टि से मैंने बताया है कि ये इतिहास 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व के बीच में जो ये काल अवधि है, इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो आज हम आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक के इतिहास को पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस काल में मानव का जो जीवन था, ये अस्थिर था। तो मैंने वही पॉइंट उठाए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस काल में जो मानव का जीवन था, ये अस्थिर था और शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय केवल उसका मकसद क्या था? शिकार करना और अपना पेट भरना। और इस समय का मानव खाना बदोश था। जैसे हमने पढ़ा, जो मानव था वो खाना बदोश था। जिस प्रकार जानवर खाना बदोश होते हैं ना, शिकार करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसी प्रकार मानव था, वो भी शिकार करता था और अपना पेट भरता था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आग की खोज कब हुई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पैलियोलिथिक पीरियड में आग की खोज हुई थी। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। मतलब कि वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मानव ने उस समय से चित्रकारी शुरू कर दी। तो टाइम पास करने के लिए वो चित्रकारी करते थे। शिकार कर लिया, भोजन कर लिया, उसके बाद क्या करें? आज की तरह फोन तो होता नहीं था, तो क्या करते थे? वो चित्र बनाते थे। और इन चित्रों के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं में इन चित्रों के प्रमाण देखने को मिले हैं। किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी उस समय, मतलब कि मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, पर हाँ पेंटिंग करना जानता था। तो पेंटिंग भी ऐसे ही बनाई गई है कि आदमी है, वो जानवरों का शिकार कर रहा है, उन्हें हथियार से मार रहा है। तो इसी प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। तो कहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं? तो भीमबेटका के गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश है, वहां पर ये शैल चित्र देखने को मिले हैं। वहां पर मनुष्य द्वारा जो चित्रकारी की गई है,
वो देखने को मिली है। तो पूरा पाषाण काल में हमने क्या क्या पढ़ा? तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था और इस समय मानव खाना बदोश था, मतलब कि जानवरों की तरह वो भी शिकार करता था और अपना पेट भरता था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। और उसके बाद हमने पढ़ा कि भीमबेटका की गुफाओं पर मानव के द्वारा उस समय बनाए गए चित्र देखने को मिले हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पूरा पाषाण काल के बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। तो यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। ये संक्रमण काल है और इसकी काल अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है। मैंने आपको बताया ना कि आपको डेट पर इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हो। मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताई है, पर एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी। पर मैंने आपको समझने की दृष्टि से बता दिया कि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर जो 10,000 ईसा पूर्व है, इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और इस काल में क्या हुआ? तो इस काल में मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। इंपॉर्टेंट है। तो पशुपालन कब आरंभ किया? मध्य पाषाण काल में आरंभ किया। पर विधिवत तरीके से देखा जाए, मतलब कि सही तरीके से देखा जाए, तो आगे इसके बाद वाले समय में नव पाषाण काल में किया। पर शुरुआत मानव ने कर दी थी मध्य पाषाण काल से ही। उन्होंने पशु पालना आरंभ कर दिया था। और मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? तो वो कुत्ता था। तो मानव द्वारा सबसे पहला जानवर पाला गया कुत्ता था, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो मनुष्यों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और काफी वफादार होता है। तो मनुष्यों द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। और इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? कि इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, देखिए मध्य पाषाण काल में ही मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किया, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है ना। तो इसे माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। किसे? मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ काल किस युग को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस समय मानव ने क्या किया था? हमने पीछे देखा कि वो बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल कर रहा था, पर आगे चलकर उसने मध्य पाषाण काल में छोटे और नुकीले हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो हमने मध्य पाषाण काल में क्या क्या पढ़ा? कि मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया और सबसे पहले जो उसने पशु पाला था वो कुत्ता था। और हमने देखा कि इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल के बाद है नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आरंभ होता है और इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया और इसी समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब मानव ने क्या किया? स्थायी आवास बना लिया। हमने शुरू में पढ़ा था पूरा पाषाण काल में कि उसमें मानव अस्थायी था। तो आपको ये पता चल रहा है कि पहले मानव अस्थायी था, अब स्थायी क्यों हो गया? तो देखिए, तो पहले मानव क्या कर रहा था? पूरा पाषाण काल में वो शिकार कर रहा था। तो उस समय मानव का जो जीवन था वो अस्थिर था, अस्थायी था। क्यों? जो मानव शिकार करता था, तो ऐसा तो है नहीं वो अकेले शिकार करता था, वो कबीलों में, मतलब कि और भी आदि मानव होते थे, कबीलों में शिकार करते थे। तो क्या करते थे? मान लीजिए वो किसी भी जंगल में शिकार कर रहे हैं, तो जब वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो जानवर भी क्या करते थे? डरने लगते थे। तो जानवर भी जंगल छोड़कर दूसरी जगह जाते थे, तो मानव भी उनकी तलाश में दूसरी जगह जाते थे। तो मानव का जीवन क्या होता था? स्थिर नहीं हो पा रहा था। पर जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दी, हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया नव पाषाण काल में। तो जब उसने कृषि करना आरंभ कर दिया, तब कृषि करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, उसको स्थिर होना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज उसने बीज बोया और अगले दिन फसल उग गई, उसको इंतजार करना पड़ेगा ना। तब मनुष्य का जीवन क्या हो गया? स्थायी आवास बनाने लगा, क्योंकि उसने कृषि करना आरंभ कर दी। ऐसे आपको लिंक करना है कि मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया नव पाषाण काल में, इसीलिए जो उसका जीवन हो गया वो स्थिर हो गया। अब वो स्थायी आवास बना के रहने लगा। अब वो विधिवत पशुपालन भी उसने करना शुरू कर दिया। और पहिए की खोज भी मनुष्य ने नव पाषाण काल में ही की थी। ये इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ी आग की खोज, वो कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। और यह है पहिए की खोज, ये कब हुई? नव पाषाण काल में। तो डायरेक्ट एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए पहिए की खोज कब हुई थी? तो नव पाषाण काल में। अब हमने पढ़ लिया, अब आपको भूलेगा नहीं। तो हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। आगे है ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक पीरियड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि जो नव पाषाण काल था ना, उसी को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। और इस समय मानव ने क्या किया था? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, उसने तांबे की खोज कर ली थी, इसीलिए इसे
ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो ये मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु है तांबा। तो इसी समय मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी शुरू कर दिया था। तो मनुष्य पहले पत्थरों के औजार बना रहा था, बाद में जब तांबे की खोज हुई तो उसने अपने औजारों में तांबे का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। तो ताम्रपाषाण काल में मनुष्य द्वारा तांबे की खोज कर ली गई। तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो वो कुत्ता है। और सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो तांबे की खोज सबसे पहले मनुष्य ने की थी। और सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेहरगढ़ एक जगह है जो कि अब बलूचिस्तान में है। मनुष्य ने सबसे पहली कृषि यहीं पर की थी। तो इंपॉर्टेंट है, मनुष्य ने सबसे पहले कृषि कहाँ की थी, इसके प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मेहरगढ़ में, जो कि अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, वहीं पर सबसे पहले मनुष्य ने कृषि की थी। तो इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर, जिसे गर्त आवास कहा जाता है, में रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर? बुर्ज होम में देखने को मिलते हैं। तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, तो यहाँ पर ठंड पड़ती थी। तो ठंड में क्या होता था, जो वहाँ के जानवर हैं जैसे कि कुत्ता है, वो गड्ढे बनाकर अंदर गड्ढे में चला जाता था, वहाँ पर रहता था। तो मनुष्य ने भी क्या किया, आदि मानव ने भी उसको देखा और उसने भी उसी प्रकार ठंडी हवा से बचने के लिए गड्ढे बनाकर उसमें रहने लगा। तो यहाँ पर गर्त आवास देखने को मिलता है बुर्ज होम में। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने कवर किया है। तो गर्त आवास कहाँ देखने को मिले हैं? बुर्ज होम में। क्यों देखने को मिले, मैंने आपको समझा दिया। ठंडी हवाओं से बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, गड्ढे खोदकर उसमें रहना शुरू कर दिया। तो बुर्ज होम में इसके प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है कोलढीवा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले चावल के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, यानी कि चावल जो अन्न है उसके सबसे पहले प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? कोलढीवा में देखने को मिले हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है भीमबेटका, ये मैंने आपको बताया ना, गुफाएं मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण देखने को मिला है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो मेहरगढ़ है, यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की। बुर्ज होम में यहाँ पर मनुष्य ने गड्ढा बनाकर गर्तावास में रहता था और मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। और कोलढीवा में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं और भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था कुत्ता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था ना, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? जब मनुष्य ने छोटे छोटे और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? तो पूरा पाषाण काल में। तो हमने देखा था कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक जो मानव ने जीवन बिताया था, ये पूरा पाषाण काल में था। तो सबसे लंबा जीवन बिताया मानव ने पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहली धातु थी ऑप्शन बी, तांबा थी। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो मैंने अभी आपको पढ़ा कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो ऑप्शन ए, कोलढीवा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है? इसके प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो इसके प्रमाण देखने को मिले हैं बुर्ज होम में, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
तो गुफाओं पे शैलचित्र देखने को मिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।